गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 8वीं का अगला लेसन मेरे रज़ा साहब यह शुरू करने जा रहे हैं। इस लेसन की लेखिका जो है सुजाता बजाज जी है। अभी इनका परिचय के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सुजाता बजाज जी जो है उनका जन्म 1958 जयपुर राजस्थान। परिचय: सुजाता बजाज जी एक प्रसिद्ध चित्रकार है। आजकल आप पेरिस में रहती है। आपके चित्र एवं मूर्तिकला भारतीय रंग में डूबी हुई रहती है। आपके चित्रों एवं मूर्तियों पर प्राचीन संस्कृति एवं कला की छाप दिखाई पड़ती है। आपने अपनी कला में ऐसी दुनिया का सृजन किया है जिसमें सादगी भी है और रंगीनी भी, खुशी भी है और गम भी। प्रमुख कृतियाँ। अभी सुजाता बजाज जी की कृतियाँ क्या है? सुजाता जी द्वारा बनाए गए गणेश जी के चित्रों पर आधारित एक पुस्तक प्रदर्शित है। गद्य संबंधी। प्रस्तुत पाठ में प्रसिद्ध चित्रकार सैयद हैदर रजा के बारे में लेखिका सुजाता बजाज ने अपने संस्मरण लिखे हैं। यहाँ रजा साहब के सर्वधर्म समभाव, मानव मात्र से प्रेम, युवा कलाकारों को प्रोत्साहन, उनकी जिज्ञासा वृत्ति, कृतियों के प्रति लगाव आदि गुणों को दर्शाया है। इस पाठ में एक सच्चे कलाकार के दर्शन होते हैं। अभी पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस पाठ से हमें समझ में आ रहा है कि सुजाता बजाज जी जो है उन्होंने सैयद हैदर रजा साहब के जो प्रसिद्ध चित्रकार थे उनके बारे में हमें यहाँ पर जानकारी उन्होंने दी है। ठीक है। इस पाठ की विधा जो है, इस पाठ की विधा है वो संस्मरण है। संस्मरण जो है यह एक हिंदी की महत्वपूर्ण विधा होती है और संस्मरण अतीत की घटनाओं पर आधारित होता है। ठीक है। 23 जुलाई सुबह सुबह ही समाचार मिला, रजा साहब नहीं रहे, और यह सुनते ही मानस पटल पर यादों की एक कतार से लग गई। 23 जुलाई का वह दिन था। उस दिन सुबह सुबह यानी अर्ली इन द मॉर्निंग यह समाचार मिला, यह न्यूज़ उन्हें मिली कि रजा साहब नहीं रहे, यानी रजा साहब अब जीवित नहीं है, उनकी मृत्यु हो चुकी है। और यह सुनते ही मानस पटल पर, मानस यानी क्या? मन के पटल पर यादों की एक कतार से लग गई। कतार यानी क्या? कि पंक्तियाँ, जिसे हम क्यों कहते हैं। जैसे उन्होंने यह समाचार उन्हें प्राप्त हुआ कि 23 जुलाई के दिन सुबह कि रजा साहब अब जीवित नहीं है, उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो उनके बारे में यह सुनते ही उनका जो मन पर है, उनके यादों के, उनके साथ बिताई हुई जो यादें थी, उस यादों के बारे में एक कतार से, एक क्यू से उनकी लग गई। एक के बाद एक उनके साथ बिताई हुई यादें जो है वो आने लगी। देखो, जैसे कभी भी हमारा दोस्त होता है, उसका अगर फ़ोन भी आ जाए कि कैसे हो, क्या हो, तो भी हम उसका फ़ोन रखने के बाद भी इन सोच विचारों में होते हैं कि हमने कैसे एक साथ दिन बिताए हैं, कैसे हमने मस्ती की है, कैसे हम एक साथ रहते थे। उसकी जो यादें हैं वो बढ़ती रहती है। एक पंक्ति उसके यादों के बारे में लगी रहती है। वैसे ही इसे जो समाचार मिला कि वो रजा साहब नहीं रहे, तो सुजाता जी के मन पर भी उनके साथ बिताई हुई जो यादें थी वो यादें एक एक करके उनके मन पटल पर आने लगी। पिछली फरवरी की ही बात है। मैं दिल्ली पहुंची थी अपनी गणपति प्रदर्शनी के लिए। सोच रही थी कि रजा साहब शायद अपनी व्हीलचेयर पर मेरी प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर आ जाए, पर उस रात कुछ अनहोनी सी हुई। यानी देखो कि पिछली फरवरी की ही वो बात बता रही है। पिछली फरवरी की बात है, लेखिका दिल्ली पहुंच गई थी और उनकी जो गणपति प्रदर्शनी के लिए वो वहाँ पर दिल्ली पहुंच गई थी। सोच रही थी कि शायद रजा साहब जो है वो व्हीलचेयर पर मेरी प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर आ जाए। रजा साहब की अवस्था कैसी थी? व्हीलचेयर पर वो थे, जो ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे, इसे व्हीलचेयर पर उन्हें रखा गया था। उस व्हीलचेयर पर वो बैठकर इनकी जो प्रदर्शनी है उस प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर वो ज़रूर आएंगे। पर उस रात कुछ अनहोनी से हुई थी, यानी असंभव, न होने वाली ऐसी घटना जो थी वो हुई थी। उस रात रजा साहब सपने में आए। उस रात क्या हुआ था? रजा साहब जो है वो सुजाता जी के सपने में आए थे। मुझे उठाया, हमने बातें की। उन्होंने क्या किया? लेखिका को नींद में से जगाया। कैसे? सपने में। वो सच्ची में आए थे क्या? नहीं, वो सपने में आए थे। और सपने में उन्होंने क्या किया था? लेखिका को
उठाया था और दोनों ने बहुत ही बातें की थी। शो के लिए उन्होंने वो शुभकामना दी और कहने लगे, सुजाता एक बार मुझसे मिलने आ जाओ। उन्होंने सपने में ही क्या किया, सुजाता जी ने सपने में देखा कि मानो जो रजा साहब जो है उन्हें क्या कर रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं, उनको जगा रहे हैं, उनके साथ बातें कर रहे हैं। बातों बातों में उन्होंने उनके प्रोग्राम जो होने वाला था, शो जो होने वाला था प्रदर्शनी का, उसके लिए उन्होंने शुभकामना भी उन्हें दी है। और ये भी कह रहे हैं, सुजाता एक बार मुझसे मिलने आ जाओ। यह सारी बातें उनके सपने में हो रही है, सुजाता जी के सपने में हो रही है। अब मैं जाने वाला हूँ, उन्होंने क्या कहा लेखिका के सपने में आकर, अब मैं जाने वाला हूँ, यानी मेरा समय यहाँ पर आ गया है। इसके बाद तो रुकना मुश्किल था। इसके बाद उनका रुकना जो था वो बहुत ही कठिन था। देखो, अगर हम सपना भी देखते हैं अपने परिवार के बारे में या कोई मित्र सगे संबंधी हो उनके बारे में, कुछ बुरा सपना भी हमें आ जाए तो हम क्या करते हैं, उस व्यक्ति को फ़ोन लगाते हैं, उनसे बात करते हैं। अगर नज़दीक रहता हो तो उन्हें जाकर हम मिलकर भी आते हैं, उनकी ख्याली खुशहाली हम उनसे पूछते हैं। ठीक है, वैसे ही ये जो रजा साहब लेखिका के सपने में आए, उन्होंने जो बातें की, उस बातों के बाद लेखिका का रुकना बहुत ही कठिन था। मैं पहुंच गई उनसे मिलने। लेखिका तुरंत ही उनसे मिलने के लिए, रजा साहब को मिलने के लिए वो पहुंच गई। वे अस्पताल में शून्य की तरह लेटे हुए थे। रजा साहब जो थे वो अस्पताल में शून्य की तरह, यानी उनके शरीर की कुछ भी हलचल नहीं हो रही थी। मैंने उनके हाथों को छुआ, यानी उनके हाथों को स्पर्श कर कर भी देखा, लेकिन उनमें कुछ भी हलचल नहीं थी। सिर्फ सांस चल रही थी, सिर्फ और सिर्फ उनकी सांसें चल रही थी लेकिन जो शरीर की हलचल थी वो पूरी तरीके से बंद हो चुकी थी। अलविदा कहकर लौट आई, उन्हें विदा कहकर वो लौट आई, घर चली आई। रजा साहब अपने धर्म के साथ साथ उतने ही हिंदू और ईसाई भी थे। रजा साहब, उनके नाम से ही हमें पता चलता है कि वो मुस्लिम धर्म के थे, लेकिन उनके धर्म के साथ साथ ही वो हिंदू और ईसाई यानी क्रिश्चियन भी थे। उनके स्टूडियो में गणपति की मूर्ति, क्रॉस, बाइबल, गीता, कुरान, उनकी माँ का एक फोटो, गांधी जी की आत्मकथा व भारत से लाई हुई मोगरे की कुछ सूखी मालाएं सब एक साथ रखा था। देखो, वो सभी धर्म को एक साथ मानते थे। ठीक है, वो अपने धर्म के साथ साथ हिंदू और ईसाई धर्म का भी उतना ही सम्मान किया करते थे। उनका जो स्टूडियो था, उस स्टूडियो में उन्होंने क्या किया था, गणपति की मूर्ति भी रखी थी, क्रॉस भी रखा था। उन्होंने बाइबल जैसा पवित्र ग्रंथ, गीता जैसा पवित्र ग्रंथ और कुरान जैसा पवित्र ग्रंथ, इन तीनों पवित्र ग्रंथों को उन्होंने अपने स्टूडियो में रखा था। उनकी माँ का एक फोटो, गांधी जी की आत्मकथा, गांधी जी ने जो आत्मकथा लिखी थी, उस आत्मकथा को, वह भारत से लाई हुई मोगरे की सूखी मालाएं जो थी, उन सूखी मालाओं को, इन सब सारी चीज़ों को उन्होंने क्या किया था, एक साथ रखा था। वे गणेश को भी पूजते थे और हर रविवार को सुबह चर्च भी जाते थे। वो भगवान गणेश जो है उनकी भी पूजा किया करते थे और हर रविवार सुबह वो चर्च भी जाया करते थे। इन सारे बातों से यह समझ में आता है कि वो सर्वधर्म समभाव की भावना रखते थे और हर एक कलाकार के लिए बहुत ही ज़रूरी बात होती है कि उसके मन में जो है वो सर्वधर्म समभाव की भावना हो। इन सारी बातों से हमें समझ में आता है कि वो सर्वधर्म समभाव मानते थे। एक दिन जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी देखते हुए किसी ने कहा, एक दिन जहांगीर आर्ट गैलरी जहाँ पर चित्रों का प्रदर्शन रखा हुआ था, वहाँ पर उस आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी देखते हुए किसी ने कहा, प्रदर्शनी जो थी वो देखते हुए किसी ने यह बात कही थी, यह तो SH रजा है। यह कौन है? SH रजा साहब, सैयद हैदर रजा साहब है। मैं एकदम सावधान हो गई। लेखिका जो है वो नाम सुनते ही सावधान हो गई, यानी अलर्ट हो गई, क्योंकि मेरी सूची में उनका भी नाम था। लेखिका ने जो सूची बनाई थी उस सूची में जो था वो रजा साहब का भी नाम लिखा हुआ था। मैंने उनके पास जाकर कहा, रजा साहब आपसे बात करनी है। वे देखते ही रह गए। जैसे लेखिका उनके पास पहुंची, लेखिका ने उनसे कहा कि मुझे आपसे बात करनी है, मुझे आपसे कुछ बातों पर चर्चा करनी है। वे देखते ही रह गए, वो लेखिका की ओर देखते ही रह गए। उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया, उन्होंने साक्षात्कार लेखिका को दिया। लेखिका ने जो भी प्रश्न रजा साहब से पूछे उन सारे प्रश्नों के उत्तर उन्होंने दिए।
बहुत सारी बातें हुई, उन दोनों के बीच में बहुत सारी बातों के बारे में चर्चा हुई। अचानक मुझसे पूछने लगे कि आप और क्या क्या करती है। अचानक से, अभी तक तो लेखिका ने उनसे सवाल किए, अच्छे से उनके दोनों के बात में चर्चा हुई, लेकिन वो होते ही उन्होंने कहा, अचानक से उन्होंने लेखिका को पूछा कि आप और क्या क्या करती है। मैंने कहा मैं कलाकार हूँ, पेंट करती हूँ, यानी पेंटिंग वगैरह करती हूँ। वे तुरंत खड़े हो गए और कहने लगे, चलो तुम्हारा काम देखते हैं। उन्होंने क्या कहा, वो तुरंत खड़े हो गए और लेखिका को कहने लगे कि चलो तुम्हारा काम देखते हैं। यहाँ पर देखो, रजा साहब जो इतनी बड़ी हस्ती है, इतने बड़े कलाकार है, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने से छोटे कलाकार को छोटा नहीं समझा। उन्होंने उनके साथ ठीक से बातें की, उन्होंने उसे ठीक से समझ लिया। इसलिए उन्होंने क्या किया, लेखिका जो है उनके बातों का सम्मान भी किया, उनके कामों को उन्होंने सराहा भी, और ये करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि हम तुम्हारा काम देखते हैं, तुम किस प्रकार काम करती हो वो हम देखते हैं। ये रजा साहब का बड़प्पन है कि अपने से छोटे कलाकार को भी इतना सम्मान देना। मैं सोच में पड़ गई, मेरा काम पुणे में है। लेखिका सोच में पड़ गई और वो सोचती रह गई, मेरा काम तो पुणे में है। उन्हें बताया तो वो बोले चलो पुणे। वो थे कहाँ पर, मुंबई में थे। और उन्होंने कहा रजा साहब से कि मेरा जो भी काम मैंने किया है वो सारा पुणे में है। तो ऐसे कहते ही उन्होंने बोला कि चलो पुणे। ताज होटल के सामने, मुंबई में जो ताज होटल है, उस ताज होटल के सामने टैक्सी ली और सीधे पुणे पहुंचे। उन्होंने टैक्सी की और सीधा वो पुणे आ गए। उन्होंने मेरा काम देखा और फिर कहा, उन्होंने लेखिका ने जो भी काम किया था, जो भी पेंट वगैरह किया था, उन सबको देखा और फिर कहा, आपको पेरिस आना है, आपका भविष्य उज्जवल है। उन्होंने लेखिका को क्या सलाह दी, आपको पेरिस आना है, आपका भविष्य बहुत उज्जवल है, यानी आपकी जगह पेरिस में है, वहाँ पर आपके भविष्य जो है वो बहुत ही उज्जवल हो सकेगा। यहाँ पर भी देखो उन्होंने क्या किया है, अच्छे से सलाह जो है वो दूसरे कलाकार को दी है, यानी लेखिका को दी है। छोटी से छोटी बात भी उनके लिए महत्वपूर्ण हुआ करती थी, यानी ऐसे नहीं कि छोटी बात है जाने दो, छोड़ दो, हो जाएगा, नहीं। तो जो छोटी से छोटी बात भी होती थी वो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ करती थी। बड़ी तन्मयता और लगन के साथ करते थे सब कुछ। वो बहुत ही तन्मयता, तल्लीनता के साथ वो और लगन के साथ पूरा एक निष्ठा से वो काम करते थे। पेंटिंग बिकने के बाद पैकिंग में भी उनकी रुचि हुआ करती थी, यानी पेंटिंग बिक गई, हो गया, दूसरे आकर पैकिंग करेंगे वगैरह नहीं। तो वो क्या करते थे, अपनी चाह पेंटिंग पैकिंग करने में भी रखा करते थे। उन्हें पेंटिंग को पैक करना भी बहुत अच्छा लगता था। कोई इस काम में मदद करना चाहता तो मना कर देते थे। अगर कोई कहता था कि मैं आपको मदद करता हूँ इसमें, तो वो साफ इनकार कर देते थे। किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। अपना काम करने में वो किसी की मदद लेना नहीं चाहते थे। बड़े करीने से, यानी सलीके से, धैर्य के साथ वे पैकिंग करते थे। वे कहते थे, लड़की ससुराल जा रही है, उसे संभाल कर भेजना है। यानी जब वो पैकिंग करते थे यानी क्या है कि बंडल बांधने का काम किया करते थे। कैसे, करीने से, यानी व्यवस्थित रूप से वो जो पैकिंग करते थे, वो कहते थे वो करते हुए कि लड़की ससुराल जा रही है, उसे संभाल कर भेजना है। जैसे माँ बाप जो है वो अपने बेटी को बहुत ही संभाल कर ससुराल भेजते हैं कि कल जाके उसे कोई तकलीफ ना हो, ऐसे सोच विचार करते हैं कि अपनी लड़की बहुत सुख में रहे। इन सारे बातों के बारे में वो ध्यान रखते हैं। आए हुए मेहमानों की खातिरदारी ठीक से करते हैं। जैसे ससुराल जाते वक्त व्यक्ति को लड़की को विदा किया जाता है, वैसे ही वो क्या करते थे, अपने पेंटिंग को विदा करते थे। यानी यहाँ पर वो पेंटिंग को अपने बच्चों की तरह मानते थे, अपने लड़की की तरह मानते थे। जब वे किसी को पत्र लिखते या कुछ और लिखते थे तो मत पूछिए, हर शब्द, हर पंक्ति को नाप तोल कर लिखते थे। जब भी वो किसी को लेटर लिखते थे या कुछ और लिखते थे तो वो हर एक शब्द, हर एक पंक्ति नाप तोल कर यानी क्या, सोच समझ कर लिखते थे। फूल उन्हें बहुत प्यारे लगते थे, फूल जो है वो उन्हें बहुत ही पसंद थे।
मुझे याद है 22 अक्टूबर 1988 को मैं लंदन से पेरिस के गार्दिनो स्टेशन पर ट्रेन से पहुंची थी। लेखिका अब उनके बारे में और एक जो याद है वो बता रही है। 22 अक्टूबर को 1988 को लेखिका जो है लंदन से पेरिस के गार्दिनो स्टेशन पर ट्रेन से पहुंची थी। रजा साहब स्टेशन पर मेरा इंतज़ार कर रहे थे। रजा साहब जो है वो स्टेशन पर रुककर ही लेखिका का इंतज़ार कर रहे थे। ट्रेन लेट थी पर वे नहीं डटे, वही डटे रहे। यानी ट्रेन लेट है, जाने दो, वो अपने आप आ जाएगी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, वो वहीं पर रुके रहे। मुझे मेरे हॉस्टल के कमरे में छोड़कर ही वे गए। लेखिका को जो है वो उनका हॉस्टल का जो कमरा था उस हॉस्टल के कमरे तक छोड़ा, फिर वो वहाँ से अपने घर गए। एक दिन मैं बीमार होकर अपने कमरे में पड़ी थी। एक दिन लेखिका जो थी वो बीमार थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और अपने कमरे में ही वो पड़ी हुई थी। रात 11 बजे रजा साहब मेरे लिए दवा भारतीय रेस्टोरेंट से खाना पैक करवा कर पहुँच गए। यहाँ पर देखिए कि एक आध व्यक्ति को हमने बुलाया है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना अपना कर्तव्य होता है। यह बात उनके अच्छे से समझ में आई थी, इसलिए उन्होंने लेखिका की तबीयत ठीक नहीं है यह समझते ही उन्होंने क्या किया, लेखिका के लिए दवाई लेकर आए और भारतीय रेस्टोरेंट से यानी भारतीय जो उपहार गृह होटल है वहाँ से लेखिका के लिए खाना पैक करवा कर वो लेखिका के यहाँ पहुँच गए थे। मेरे घर वालों को फ़ोन करके कहा। उन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं किया, लेखिका का ख्याल ही नहीं रखा। तो देखो लेखिका दूसरे शहर में है, दूसरी जगह पर है, तो घर वाले परेशान हो जाएंगे कि इसका ख्याल, वहाँ पर वो अकेली है, उसका ख्याल कैसे क्या रखा जाएगा। तो उन्होंने उनकी भी चिंता दूर की। उन्होंने सिर्फ उसका ख्याल नहीं रखा तो घर वालों को भी उन्होंने हौसला दिया। उन्होंने कहा कि आप लोग चिंता न करें, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। मैं हूँ पेरिस में सुजाता की चिंता करने के लिए, सुजाता जी का ख्याल रखने के लिए मैं पेरिस में हूँ, आप निश्चिंत रहे। ये हौसला भी उन्होंने उनके परिवार वालों को दिया। हर बार जब मैं या रजा साहब पेंटिंग पूरी करते तो सबसे पहले एक दूसरे को दिखाते थे। देखो जब भी लेखिका हो या रजा साहब हो, जब वो अपना पेंटिंग कंप्लीट कर लेते थे तो सबसे पहले एक दूसरे को दिखाते थे। यानी अगर रजा साहब की पेंटिंग कंप्लीट हो गई तो रजा साहब जो है वो लेखिका को दिखाते थे और लेखिका की पेंटिंग अगर कंप्लीट हो गई तो वो रजा साहब को दिखाती थी। एक दूसरे को अपनी पेंटिंग दिखाते थे। दोनों एक दूसरे के ईमानदार समालोचक थे। समालोचक यानी क्या, गुण दोष आदि का प्रतिपादन करने वाला, गुण दोष के बारे में बताने वाला। वो सिर्फ ऐसा नहीं करते थे, एक दूसरे को दिखाते नहीं थे, बल्कि एक दूसरे के ईमानदार समालोचक थे। यानी पेंटिंग में क्या गुण है, क्या दोष है, क्या कमी रह गई है, वो पूरे सच्चाई के साथ एक दूसरे को बताते थे। देखो हमेशा एक सच्चा समालोचक मिलना बहुत ही ज़रूरी होता है, जिसके वजह से हमारे में क्या अच्छाई है, क्या कमी है, वो सामने वाला हमें बता सके, जिसके वजह से हम उन दोषों को दूर करके हम आगे और भी अच्छे से बढ़ सके। ऐसे ही समालोचक जो थे वो एक दूसरे के थे। हमने मुंबई, लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क में साथ साथ प्रदर्शनियां की, पर कभी कोई विवाद नहीं हुआ। लेखिका यह बता रही है कि उन दोनों ने साथ साथ मुंबई शहर में, लंदन है, पेरिस है, न्यूयॉर्क है, इन देशों में भी साथ साथ यानी एक दूसरे के साथ प्रदर्शनियां की। प्रदर्शनी यानी क्या, वह स्थान जहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं प्रदर्शन के लिए रखी जाती है, उन प्रदर्शनियां की। लेकिन वहाँ उन दोनों में कभी कोई विवाद नहीं हुआ, यानी कोई भी मतभेद उन दोनों के बीच में नहीं हुआ। यह उनके स्नेह व अपनेपन के कारण ही था। लेखिका इसका भी रीज़न बता रही है कि उन दोनों के बीच में कोई भी मतभेद नहीं हुआ। क्यों मतभेद नहीं हुआ? यह उनके स्नेह यानी प्यार व अपनेपन यानी सामने वाले व्यक्ति को अपना मानना, इन बातों के कारण ही हुआ। उन्होंने लेखिका को बहुत ही प्यार दिया, लेखिका को अपना समझा, इन बातों के कारण ही उन दोनों में कभी मतभेद नहीं हुए। हिंदी, अभी वो रजा साहब के बारे में और जानकारी दे रही है। हिंदी उर्दू तो हमेशा से ही बहुत अच्छी रही है उनकी। हिंदी और उर्दू भाषा जो है वो हमेशा से बहुत ही अच्छी रही है। अंग्रेज़ी, फ्रेंच भी वे बहुत अच्छी लिखते थे। उसके साथ साथ अंग्रेज़ी भाषा है, फ्रेंच भाषा है, वो क्या करते थे, बहुत ही अच्छे से लिख लेते थे। कविताओं से बहुत प्यार था उन्हें। कविता जो है, उन कविताओं से कविता करना, कविता सुनना, ये बहुत ही अच्छा लगता था।
शेर, गज़ल व पुराने हिंदी फिल्मी गाने भी बड़े प्यार से सुनते थे। इतना ही नहीं, यानी शेर सुनना, शेर व शायरी पता है ना, वो शेर सुनना, गज़ल सुनना, पुराने हिंदी फिल्मी गाने जो है वो बहुत ही प्यार से सुनते थे। यानी सिर्फ वो चित्रकार नहीं थे, इन सारे बातों को अगर ध्यान में रखा जाए तो वो सिर्फ चित्रकार ही नहीं थे, तो उनका व्यक्तित्व कैसा था, बहुआयामी ऐसा व्यक्तित्व उनका था। एक डायरी रखते थे अपने पास, वो हमेशा क्या करते थे, अपने साथ में एक डायरी रखा करते थे। हर सुंदर चीज़ को लिख लिया करते, उसमें वो क्या करते थे, हर एक सुंदर चीज़ जो होती थी, उन्हें अच्छी लगती थी, उस चीज़ को वो अपने डायरी में नोट करके रखा करते थे। मेरी बेटी हेलेना बहुत खूबसूरत हिंदी बोलती थी, तो उन्हें बहुत गर्व होता था। अभी लेखिका यह बता रही है कि लेखिका की जो लड़की हेलेना है वो बहुत ही सुंदर हिंदी भाषा बोलती थी और उन्हें बहुत गर्व होता था। जैसे वो बहुत ही सुंदर शुद्ध हिंदी भाषा बोलती थी तो रज़ा साहब को हेलेना पर गर्व होता था। वे हमेशा उसके साथ शुद्ध हिंदी में ही बात करते थे। वो लेखिका की जो लड़की है हेलेना, उसके साथ हमेशा क्या करते थे, शुद्ध हिंदी में ही बातें किया करते थे। रज़ा साहब को अच्छा खाने का बहुत शौक था, यानी हर एक व्यक्ति को देखो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खाना बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे रज़ा साहब को भी अच्छा खाना खाने का बहुत शौक था, पसंद थी, पर दाल चावल रोटी आलू की सब्जी में जैसे उनकी जान अटकी रहती थी। उन्हें अच्छा खाना तो बहुत ही अच्छा लगता था, लेकिन दाल चावल है, रोटी है, आलू की सब्जी है, इन चीज़ों में जान अटकी रहती थी। यानी ये जो चीज़ें हैं वो उन्हें बहुत ही पसंद रहती थी, उन्हें बहुत ही पसंद आती थी। मैं हफ्ते में एक बार भारतीय शाकाहारी खाना बनाकर भेजती थी, उनके लिए और उनके फ्रांसीसी दोस्तों के लिए। लेखिका जो है वो हफ्ते में एक बार यानी वीक में एक बार भारतीय शाकाहारी खाना बनाकर, यानी इंडियन स्टाइल का वेजिटेरियन खाना बनाकर वो क्या करती थी, रज़ा साहब के लिए भेजती थी। और रज़ा साहब के जो फ्रांसीसी दोस्त थे उन दोस्तों के लिए भी वो क्या करती थी, इंडियन स्टाइल का शाकाहारी खाना बनवाकर वो भेजती थी। रज़ा साहब के कुछ पुराने फ्रांसीसी दोस्तों को उनके जाने की खबर देने गई तो फिर से एक बार उनकी दीवारों पर रज़ा साहब की काफ़ी सारी कृतियाँ देखने का मौका मिल गया। रज़ा साहब के जो फ्रांसीसी दोस्त थे उन दोस्तों को जब लेखिका यह खबर देने के लिए गई कि रज़ा साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, जब वो यह समाचार देने के लिए गई, यह न्यूज़ देने के लिए गई, तो फिर से एक बार उनकी दीवारों पर रज़ा साहब की काफ़ी सारी कृतियाँ देखने का मौका मिला। वो जो दीवारें थी उन दीवारों पर जो काफ़ी कृतियाँ जो थी रज़ा साहब की, उन कृतियों को देखने का उन्हें चांस मिला था, मौका मिला था। मैं हमेशा कहती, रज़ा साहब आप मेरे एंजल गार्जियन है, तो मुस्कुरा देते। यानी लेखिका हमेशा रज़ा साहब को कहती थी कि आप मेरे एंजल गार्जियन है, यानी आप मेरे देवदूत है। ऐसा कहने पर वो क्या करते थे, हमेशा मुस्कुरा देते। पर सन 2000 के बाद से, यानी 2000 साल के बाद से वे कहते थे क्यों अब हमारी भूमिका बदल गई है, यानी हमारी जो भूमिका थी, अब तक मैं तुम्हारा एंजल गार्जियन था, लेकिन अभी जो हमारी भूमिका है वो बदल गई है। तुम मेरी एंजल गार्जियन हो, यानी तुम मेरी देवदूत हो, अब मैं नहीं। यानी देखो, अपने से छोटे कलाकार को भी इतना सम्मान देना बहुत बड़ी बात होती है। ये जो पाठ है, इस संपूर्ण पाठ में सुजाता बजाज जी ने रज़ा साहब जो है, उस रज़ा साहब के व्यक्तिमत्व के बारे में हमें यहाँ पर जानकारी देने का प्रयत्न किया है। रज़ा साहब के बारे में समझाने का प्रयत्न किया है कि कैसा उनका व्यक्तिमत्व था। इस पाठ से हमें यह भी समझ में आता है कि हमें कलाकार की कला का सम्मान करना चाहिए। प्रत्येक कला व्यक्ति के जीवन को सुंदर बनाने का कार्य करती है, अतः हमें कला की उपासना करनी चाहिए। यह बात भी हमारे यहाँ पर समझ में आती है। और उसके साथ साथ ही इस पाठ के माध्यम से लेखिका ने रज़ा साहब के व्यक्तित्व के अनेक पहलुओं, जैसे कला के प्रति उनका प्रेम, युवा कलाकारों को प्रेरणा देना, अपनी कृतियों के लिए लगाव, सर्वधर्म समभाव आदि गुणों से जो पाठक है, हम पाठकों को उन्होंने क्या किया है, परिचित करवाया है। ठीक है, तो ये सारे गुण हमने रज़ा साहब के बारे में इस पाठ में देखे हैं। उम्मीद करती हूँ आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये पाठ जो है वो पूरी शांति से 1-2 बार पढ़ना है। ठीक है,
तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले नोटबुक निकालेंगे। नोटबुक निकालने के बाद लेसन का नाम लिखेंगे, मेरे रजा साहब, लेखिका का नाम लिखेंगे सुजाता बजाज, और उसके बाद हम प्रस्तावना लिखेंगे। इस पाठ की प्रस्तावना क्या है? मेरे रजा साहब इस संस्मरण के द्वारा लेखिका ने प्रसिद्ध चित्रकार सैयद हैदर रजा के माध्यम से एक सच्चे कलाकार के दर्शन करवाए हैं। ये जो प्रस्तावना है आपके स्क्रीन पर सामने, मेरे रजा साहब इस संस्मरण के द्वारा लेखिका ने प्रसिद्ध चित्रकार सैयद हैदर रजा के माध्यम से एक सच्चे कलाकार के दर्शन करवाए हैं। यह जो प्रस्तावना है वो आप लिखेंगे। जैसे ही आपकी यह प्रस्तावना लिखकर होती है, प्रस्तावना हो जाने के बाद आप शब्दार्थ जो है आपके स्क्रीन पर सामने आए हुए, उन शब्दार्थों को आप लिख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखोगे? प्रस्तावना। प्रस्तावना के बाद आप क्या लिखोगे? शब्दार्थ आप लिखने वाले हो। ठीक है, ये सामने आपके सामने शब्दार्थ दिए गए हैं। उन शब्दार्थों को आपको यहाँ पर आपके नोटबुक में लिखना है। आपकी जो नोटबुक है हिंदी की, उसमें आपको लिखना है। ठीक है, इतना होने के बाद आपके टेक्स्ट बुक में जो स्वाध्याय दिया गया है, रजा साहब लेसन का जो स्वाध्याय दिया गया है, उस स्वाध्याय को भी आपको यहाँ पर लिखना है। ये जो स्वाध्याय है, संजाल पूर्ण करो, सूची तैयार करो, कृति पूर्ण करो, कृति पूर्ण करो, ये चारों सवाल जो है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इनके उत्तर भी आपको आपके जो हिंदी की नोटबुक है उस नोटबुक में आपको लिखने हैं। ठीक है, समझ में आया? सबसे पहले प्रस्तावना, फिर शब्दार्थ, फिर पाठ के नीचे जो स्वाध्याय है आपका, उसे इन चारों सवालों को आपको आपके नोटबुक में लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो, रजा साहब की स्वभावतः विशेषता है कि छोटी छोटी बात उनके लिए महत्वपूर्ण होती थी। वो तन्मयता और लगन के साथ काम किया करते थे। पेंटिंग बिकने के बाद वो स्वयं करते थे, पैकिंग किया करते थे, धैर्य से पैकिंग किया करते थे, धैर्य उनका दिखाई देता है। ये जो विशेषताएं है, पाठ पढ़कर आपको जो भी उनकी विशेषताएं नज़र आती है, उनमें से 4 विशेषताएं आपको यहाँ पर लिखनी है। फिर दूसरा है, उन्होंने मिलकर चित्रों की प्रदर्शनियां यहाँ की थी। कहाँ पर की थी? इन चारों जगहों का नाम यहाँ पर आपका आना चाहिए। सूची तैयार कीजिए। पाठ में आए विविध देशों के नाम, कौन कौन से देशों के नाम आए हैं वो लिखना है। पाठ में उल्लेखित विविध भाषाएं, कौन सी भाषा है आई है वो आपको यहाँ पर लिखना है। कृति पूर्ण करो। खाने की इन चीज़ों में रजा साहब की जान अटकी रहती थी। हमने अभी लेसन पढ़ते वक्त सुना था कौन सी चीज़ों में इनकी जान अटकी रहती थी। तो ये चारों सवाल भी है आपके, जैसे शब्दार्थ हो जाएंगे आपको ये लिखने हैं। आपका इतना लिख कर हो जाने के बाद आपको स्वमत अभिव्यक्ति के आधार पर मैं आपको कुछ सवाल देने वाली हूँ। उन सवालों के आंसर्स जो है वो आपको यहाँ पर आपके नोटबुक में इसके बाद लिखने हैं। तो कौन कौन से सवाल है स्वमत अभिव्यक्ति के? पहला सवाल है, एक कलाकार के मन में दूसरे कलाकार के प्रति आत्मीयता होती है। कथन के संदर्भ में अपने विचार लिखिए। जो कलाकार होते हैं उन कलाकारों के मन में, अलग अलग कलाकार होते हैं, देखो मूर्तिकार होते हैं, चित्रकार होते हैं, इन कलाकारों के मन में दूसरों के प्रति आत्मीयता होती है। इस संदर्भ में अपने विचार लिखिए। होती है ना, तो हम शुरुआत करेंगे। हाँ, एक कलाकार के मन में दूसरे कलाकार के प्रति आत्मीयता होती है, वो चाहे चित्रकार हो या शिल्पकार हो, उनके मन में दूसरे कलाकारों के प्रति आत्मीयता होती है। अपने से बड़े श्रेष्ठ कलाकारों से वो कुछ सीख लेते, छोटे कलाकार कुछ सीख लेते हैं, उनको आदर्श मानते हैं। 1-2 एग्जाम्पल भी आप यहाँ पर दे सकते हो। सेकंड सवाल है, सभी धर्मों के प्रति समभाव रखना कलाकार की विशेष पहचान होती है। कथन के संदर्भ में अपने विचार लिखिए। यहाँ पर जो है ये जो सेकंड सवाल है कि सभी धर्मों के प्रति समभाव रखना कलाकार की विशेष पहचान होती है। इस कथन के संदर्भ में ऐसा आपको क्यों लगता है, इसके बारे में आपको अपने विचार जो है सोच विचार करके लिखने हैं। व्यक्ति को हर काम, तीसरा सवाल है हमारा, व्यक्ति को हर काम तन्मयता और लगन से क्यों करना चाहिए? क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा है कि व्यक्ति को हर काम ही तन्मयता और लगन के साथ करना है? ऐसा क्यों, इसके बारे में अपने विचार जो है वो आपको लिखने हैं। क्या स्नेह अपनेपन से सभी
को जीता जा सकता है। स्नेह व अपनेपन से, प्यार से व अपनेपन से सभी को जीता जा सकता है। अपने विचार लिखिए। इस बारे में आपके क्या सोच विचार है वो आपको सोच विचार करके लिखना है। 8 से 10 पंक्तियों तक आपके इन चारों सवालों के आंसर्स आने चाहिए। ठीक है, मैं फिर से एक बार दिखा रही हूँ आपको ये सवाल। ये सवालों के जवाब आपको 8 से 10 पंक्तियों में आपके नोटबुक में लिखने हैं। टेक्स्ट बुक के 4 प्रश्न हैं, वो सॉल्व होने के बाद आप ये लिखने वाले हो। तो इसके साथ साथ मैंने आपको इस पाठ के आधार पर कुछ रिवीजन मैं आपको यहाँ पर देने वाली हूँ। तो अभी मैं आपको जो रिवीजन देने वाली हूँ, उस रिवीजन के लिए आप पैराग्राफ में देखो। जैसे आपका पाठ शुरू हो जाता है 23 जुलाई से लेकर, यहाँ से लेकर जो है वो सुबह चर्च भी जाते थे, दूसरा पैराग्राफ ख़त्म होने तक। ये जो पैराग्राफ है वो ठीक से आपको पढ़ना है। ठीक है, जब भी आप रिवीजन के सवाल हल करोगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो पैराग्राफ पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों पैराग्राफ आपको ठीक से पढ़ने हैं। 23 जुलाई से लेकर चर्च भी जाते थे, यहाँ तक पैराग्राफ जो है आपको पढ़ना है। फिर इसके बाद ये पढ़ लेने के बाद आपको क्या करना है, ये जो रिवीजन के सवाल मैंने आपको दिए हैं वो भी आपको आपके नोटबुक में ही लिखने हैं। ये सवाल जैसे ही आपके स्वमत अभिव्यक्ति के ख़त्म हो जाते हैं उसके ही नीचे रिवीजन डालकर आप यह सवाल लिख लीजिए। कुछ सवाल मैं यहाँ पर दे रही हूँ। यहाँ पर हमारा पहला सवाल है, रजा साहब के स्टूडियो में ये सारी वस्तुएं थी। कौन कौन सी वस्तुएं थी, उन वस्तुओं के नाम हमें यहाँ पर लिखने हैं। आप ये जो आंसर्स है वो देखकर लिख सकते हो। देखकर यानी जो मैंने आपको पैराग्राफ दिया है उस पैराग्राफ में से ढूंढकर आपको इन सवालों के जवाब लिखने हैं, इन कृतियों का आंसर्स आपको लिखने हैं। ये जो पैराग्राफ मैंने दिया है आपको बताया है पढ़ने के लिए, वो पैराग्राफ सामने रखकर एक बार ठीक से पढ़कर ही आप इन सवालों के जवाब लिखने वाले हो, उनमें से ढूंढकर लिखने वाले हो। ठीक है। दूसरा सवाल है, रजा साहब ने लेखिका के सपने में आकर क्या क्या हुआ, सपने में आकर उन्हें उठाया, बातें की। ये जो भी आंसर्स है वो आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है। रजा साहब ने लेखिका के सपने में आकर। ठीक है, ये 2 सवाल हो गए। और आगे तीसरा सवाल, रजा साहब इनको भी पूछते थे। किन्हें पूछते थे वो नाम आपको यहाँ पर लिखना है। और देखो बॉक्स भी बनवाने हैं। ठीक है, पेन से ही करो, आपको कृति भी करनी है। डैश करके ऐसा बॉक्स बनवा कर ही उसमें आंसर आपको लिखना है। ठीक है, समझ में आया। फिर उसके बाद विलोम शब्द लिखिए। चौथा सवाल है हमारा, विलोम शब्द लिखिए। यहाँ पर 4 विलोम शब्द, रात, मुश्किल, सुबह, धर्म, ये 4 विलोम शब्द जो है उसके आंसर आपको लिखने हैं। वचन बदल कर लिखिए। बात, सास, ये 2 सवाल है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। अभी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। अपने जीवन की कथा, उसे क्या कहते हैं, एक शब्द में उसे क्या कहेंगे वो आपको लिखना है सामने। कला दिखाने वाला, उसे क्या कहते हैं, एक शब्द में क्या आंसर आएगा उसका वो आपको सामने लिखना है। उसके बाद इस पैराग्राफ के आधार पर मैंने आपको एक स्वमत अभिव्यक्ति का सवाल भी दिया है। 7वां सवाल जो है हमारा वो स्वमत अभिव्यक्ति का है। सर्वधर्म समभाव विषय पर अपने विचार लिखिए। क्या है स्वमत अभिव्यक्ति का सवाल? सर्वधर्म समभाव विषय पर अपने विचार लिखिए। आपके क्या विचार है इस विषय पर वो आपको 8 से 10 पंक्तियों में लिखना है। ठीक है, समझ में आया आपको? सबसे पहले प्रस्तावना, फिर शब्दार्थ, शब्दार्थ के बाद आपको टेक्स्ट बुक में जो कृतियाँ मैंने आपको दी है वो कृति आपको करनी है। वो करने के बाद आपको 4 सवाल होने के बाद स्वमत अभिव्यक्ति के जो मैंने ये 4 सवाल आपको दिए हैं वो आपको लिखने हैं। वो होने के बाद रिवीजन ऐसा करके लिखना है, स्वमत होने के बाद रिवीजन करके लिखना है। और वहीं पर आपको ये जो सवाल मैं आपको दे रही हूँ वो लिखने हैं। ठीक है, तो आपके समझ में आ गए। उम्मीद करती हूँ कि आपके समझ में मैंने आपको जो भी बताया है वो ठीक से समझ में आ गया होगा।
ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपको मेरे रज़ा साहब यह लेसन पढ़ाया है, उससे क्या सीख मिलती है, रज़ा साहब के में जो भी कुछ गुण थे उसके बारे में मैंने आपको बताया है, और पाठ के नीचे के सवाल जवाब वो भी मैंने आपको दिए हैं, और रिवीजन के तौर पर ये भी सवाल मैंने आपको दिए हैं। इतना सारा आपको कंप्लीट करके रखना है, ठीक है। आया समझ में? तो आज के लिए आपको इतना होमवर्क है, आप कंप्लीट करके रखिए। हम यहीं पर रुकते हैं। धन्यवाद।